हेलो दोस्तों, आप सभी का आपके अपने चैनल डिकोड स्टडी पर हार्दिक स्वागत है। तो आई होप आप लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर रहे होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के शानदार सेशन को। तो बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, आज का बहुत ही शानदार सेशन होने वाला है। आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो कह रहा है कि हाल ही में दुनिया के सबसे ऊंचे ब्रिज पर ट्रेन का ट्रायल हुआ है। ये ब्रिज कहाँ स्थित है? इंग्लिश में देख लेते हैं। रिसेंटली अ ट्रेन ट्रायल टुक प्लेस ऑन द वर्ल्ड्स हाईएस्ट ब्रिजेस। वेयर इज दिस ब्रिज लोकेटेड? ऑप्शन ए है इंडिया, ऑप्शन बी है अमेरिका, ऑप्शन सी है पेरिस, ऑप्शन डी है नन ऑफ द एबव, यानी इनमें से कोई नहीं। आप सभी को लग रहा होगा कि ये दुनिया का सबसे ऊंचा ब्रिज है, तो आई थिंक ये अमेरिका में होगा या फ्रांस पेरिस में होगा। लेकिन आप लोग बिल्कुल गलत सोच रहे हैं। इसका जो राइट आंसर है वो क्या है? वो है ऑप्शन ए, यानी कि ये जो ब्रिज है ये दुनिया का सबसे ऊंचा ब्रिज अपने प्यारे भारत देश में बनाया गया है, जिसमें ट्रायल भी हो गया है जो कि सक्सेसफुल रहा है। अब बात करते हैं कि ये लोकेटेड कहाँ है, यानी कि भारत की किस जो है जगह पर ये है। तो ये भारत में जो है जम्मू कश्मीर, भारत में जो है ये जम्मू कश्मीर के रामबन में संगलदान और रियासी के बीच ट्रेन का ये पहला ट्रायल हुआ है। ठीक है, दुनिया का सबसे ऊंचा स्टील आर्च ब्रिज है ये, स्टील आर्च ब्रिज, इसका नाम है स्टील आर्च ब्रिज, स्टील आर्च ब्रिज। ध्यान रखिएगा आप लोग, इसका नाम है स्टील आर्च ब्रिज, जो कि दुनिया का सबसे ऊंचा स्टील आर्च ब्रिज है। ठीक है, ये जो चिनाब नदी पर बना है ये स्टील आर्च ब्रिज। अगर ये ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि किस नदी पर बना है, तो ये चिनाब नदी पर बना है, चिनाब नदी पर बना है ये। और ये एफिल टावर से भी ऊंचा है, यानी कि जो पेरिस में एफिल टावर है, पेरिस में जो एफिल टावर है उससे भी ऊंचा है। उससे कितना ऊंचा है? उससे 330 मीटर ये ऊंचा है। एफिल टावर से 330 मीटर ऊंचा है, और इसके ऊंचाई के साथ ही जो है ये दुनिया का सबसे ऊंचा ब्रिज बन जाता है। ठीक है, इसकी जो ऊंचाई है ये 359 मीटर है, 359 मीटर है। और इसका जो ट्रायल रहा वो सक्सेसफुल रहा है। और इसका जो सक्सेसफुल ट्रायल की जानकारी दी है वो हमारे केंद्रीय रेल मंत्री कौन है? हमने आप लोगों को करवाया था कि मोदी 3.0 में किसको कौन कौन सी मिनिस्ट्री मिली है। तो अश्वनी कुमार वैष्णो जो है वो हमारे केंद्रीय रेल मंत्री हैं। अश्वनी कुमार वैष्णो, अश्वनी कुमार वैष्णो। तो आप लोगों को इसमें 3-4 बातें याद रखनी है कि हाल ही में दुनिया का सबसे ऊंचा ब्रिज का ट्रेन का ट्रायल हुआ है, वो कहाँ स्थित है? भारत में। भारत में कहाँ पर? जम्मू कश्मीर में। किस नदी पर? चिनाब नदी पर। ये एफिल टावर से 330 मीटर ऊंचा है। और हमारे जो केंद्रीय रेल मंत्री हैं वो कौन है? अश्विनी कुमार वैष्णो। इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये आप लोग देख लीजिए, ये चित्र है, ये है चिनाब नदी जो नीचे से बह रही है, ये चिनाब नदी है। और ये आर्च के आकार का बनाया गया है, बहुत ही ऊंचाई का है ये। ठीक है, बहुत ही ऊंचा बना है। और इसी पे जो है ट्रेन का ट्रायल करवाया गया है, इसी पे, इस पे ट्रेन का ट्रायल करवाया गया जो काफी सक्सेसफुल रहा। ठीक है, ये है, ये इस पे ट्रेन दौड़ेगी। और ये आर्च के आकार का बना है, जो दुनिया का सबसे ऊंचा ब्रिज है। और काफी जो है सराहनीय कदम है ये, क्योंकि विश्व में जो है अपने भारत देश में ऐसी कोई घटना होती है और ऐसी कोई सक्सेस मिलती है ना, तो काफी प्राउड होता है। ठीक है, देख लिया आप लोगों ने। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में यूनेस्को के सबसे खूबसूरत म्यूजियम में शामिल हुआ स्मृति वन भारत के किस राज्य में स्थित है? इंग्लिश में देख लेते हैं। स्मृति वन विच वाज रिसेंटली इंक्लूडेड इन यूनेस्कोज मोस्ट ब्यूटीफुल म्यूजियम इज लोकेटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया?
ऑप्शन ए है कर्नाटका, ऑप्शन बी है केरला, ऑप्शन सी है गुजरात, ऑप्शन डी है तमिलनाडु। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या है, वो है गुजरात। यानी कि यूनेस्को के सबसे खूबसूरत म्यूजियम में जो है, जो स्मृति वन शामिल हुआ है वो भारत के गुजरात जिले में है, भारत के गुजरात जिले में है। अब इसके बारे में जान लेते हैं स्मृति वन के बारे में। ये जो है अभी तक जो है अपने देश की 7 म्यूजियम है जो यूनेस्को की खूबसूरत उसमें शामिल हैं। 7 म्यूजियम हैं और ये 7वां बन गया है। 7 म्यूजियम है जो खूबसूरत म्यूजियम की लिस्ट में शामिल हैं और ये जो स्मृति वन है ये 7वां बन गया है। ठीक है, अब बात करते हैं इस म्यूजियम के बारे में कि ये इतना खास क्यों है। ये म्यूजियम अगर देखोगे आप तो जो ये देखो ये पिक्चर है इस म्यूजियम की, और ये म्यूजियम कितना खूबसूरत बनाया गया है। इधर पहाड़ है, पहाड़ के बीचों बीच कितना सुंदर म्यूजियम बनाया गया है। जब भी आप लोग गुजरात जाइएगा तो यहाँ घूमिएगा जरूर, बहुत ही सुंदर पर्यटन स्थल है। ठीक है, स्मृति वन की बात करें तो 2015 में यूनेस्को की तरफ से ये अवार्ड आर्किटेक्चर डिजाइन के लिए दिया जाता है। अगर जो ये खूबसूरत जो म्यूजियम का अवार्ड दिया जाता है ये अवार्ड आर्किटेक्चर और डिजाइन के लिए दिया जाता है, यानी कि ये बहुत ही खूबसूरत म्यूजियम है। ये बनाया कब गया, ये 2001 में कच्छ और भुज में भूकंप से जान गंवाने वाले लोगों की याद में बनाया गया था। यानी कि जो ये म्यूजियम है ये जो है जब भूकंप आया था तो जिस भूकंप में काफी लोग मर गए थे 2001 में, तो उनकी याद में जो है ये स्मृति वन बनाया गया था। इसमें जो है म्यूजियम में बने 50 चेक डैम पर भूकंप से पीड़ित लोगों के नाम भी लिखे हुए हैं स्मृति वन में। स्मृति वन नाम ही है कि किसी की स्मृति में बनाया गया। ठीक है, तो और ये कितने 11,500 वर्ग किलोमीटर फैला हुआ है। 11,500 वर्ग फीट में जो है ये म्यूजियम बना हुआ है। इसका सबसे मुख्य आकर्षक जो है यहाँ पर एडवांस्ड एक थिएटर है, एडवांस्ड एक थिएटर है यहाँ पर। ये साउंड, लाइट और वाइब्रेशन से जो है 2001 में आए भूकंप की तीव्रता को महसूस कर सकता है। यानी कि जो ये थिएटर है ये यहाँ पर जो भूकंप आते हैं उनको जो है ये महसूस कर सकता है। और इस म्यूजियम का उद्घाटन जो है हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कब किया था, 2022 में किया था इस म्यूजियम का उद्घाटन। ठीक है, और इसमें जो है लोगों के मर जाने की, जो भूकंप में लोगों के मर जाने पर उनकी स्मृति में बनाया गया है, तो इसलिए इसका नाम स्मृति वन रखा गया है। तो आप लोग इतना याद रखिएगा कि यूनेस्को में सबसे खूबसूरत म्यूजियम में स्मृति वन को शामिल किया गया है। अभी तक 6 जो है म्यूजियम थे, अभी ये 7वां बन गया है और ये कहाँ है, गुजरात में है। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में विश्व मरुस्थलीकरण और सूखा रोकथाम दिवस कब मनाया गया है। When was World Day to combat desertification and drought celebrated recently? ऑप्शन ए है 17 जून, ऑप्शन बी है 12 जून, ऑप्शन सी है 5 जून और ऑप्शन डी है 12 जून। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या है, वो है ऑप्शन ए, यानी कि जो है 17 जून को विश्व मरुस्थलीकरण और सूखा रोकथाम दिवस मनाया गया। ठीक है, कब मनाया गया, 17 जून को मनाया गया। जितने भी डे हैं वो हम जैसे ही जून का लास्ट होगा उस दिन मैं आप सभी को पूरे महीने की इम्पोर्टेंट डेज करवा दूंगी, लेकिन अगर बीच में कोई डे इम्पोर्टेंट आता है तो वो कराना बहुत जरूरी है। ठीक है, 17 जून को जो है ये मनाया गया, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। अब ये जो है आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि वर्ष 2024 में सेंट्रल बैंकिंग द्वारा रिस्क मैनेजर ऑफ द ईयर अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है। इन द ईयर 2024 हु हैज अवार्डेड द रिस्क मैनेजर ऑफ द ईयर अवार्ड बाय सेंट्रल बैंकिंग। ऑप्शन ए है आरबीआई, ऑप्शन बी है सेबी, ऑप्शन सी है आरआरबी, ऑप्शन डी है नन ऑफ द एबव, यानी इनमें से कोई नहीं।
बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, क्योंकि आप लोग देखते होंगे कि अब जो है इकोनॉमिक्स से कोई ट्रेडिशनल इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन कम आते हैं और उसको करंट से कोरिलेट करके जरूर पूछा जाता है एग्जाम में। तो आप लोग इसको बहुत ही ध्यान रखिएगा अच्छे से। तो इसका जो 2024 का सेंट्रल बैंकिंग द्वारा रिस्क मैनेजर ऑफ द ईयर का अवार्ड जो मिला है, ये मिला है आरबीआई को, यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को जो है ये अवार्ड मिला है। अब ये जो है अवार्ड आरबीआई द्वारा मिला, आरबीआई को मिला है और ये सेंट्रल बैंक द्वारा मिला है। सेंट्रल बैंक जो है ये कहाँ है? यूनाइटेड किंगडम में है, यूनाइटेड किंगडम में लंदन में है स्थित, जिसके द्वारा ये अवार्ड दिया गया है। ये अवार्ड इसलिए दिया गया है ताकि जो है जो आरबीआई है, भारतीय रिजर्व बैंक है, ये अपनी जोखिम प्रबंधन नीतियों को मजबूत करने के प्रयासों और वित्तीय पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करने की भूमिका पर जोर देने के लिए इसे आरबीआई को मिला है। यानी कि किस तरीके से जो है जो वित्तीय जोखिम होते हैं और जो इनकी मैनेजमेंट पॉलिसी होती है आरबीआई की, वो कितनी स्ट्रांग है और कितनी स्ट्रांग तरीके से ये काम कर रही है, इसको ध्यान में रखते हुए जो है ये सेंट्रल बैंकिंग द्वारा जो है आरबीआई को ये अवार्ड दिया गया है। इस अवार्ड को लिया किसने है? इस अवार्ड को जो है लंदन में आयोजित हुआ था, तो वहां पर जो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की कार्यकारी निदेशक जो हैं, कार्यकारी निदेशक जो हैं मनोरंजन मिश्रा। कौन है? मनोरंजन मिश्रा। बहुत जल्दी आप लोगों को ये नाम याद हो जाएगा, बहुत ही आसान नाम है, मनोरंजन मिश्रा, जो कि क्या है ये आरबीआई के कार्यकारी निदेशक हैं। इन्होंने जो है आरबीआई की तरफ से ये सम्मान प्राप्त किया। ठीक है, अगर मान लो आप लोगों को ऐसे क्वेश्चन आ जाए कि सेंट्रल बैंकिंग द्वारा रिस्क मैनेजर ऑफ द ईयर का अवार्ड आरबीआई आरबीआई के तरफ से किसने प्राप्त किया, तो आप लोग बिल्कुल भी भ्रमित मत हो जाइएगा कि गवर्नर गए हैं शक्तिकांत दास जी को मिला है, ऐसा कुछ नहीं है, कार्यकारी निदेशक मनोरंजन मिश्रा जी को मिला है। ठीक है, इतना आप लोग ध्यान रखिएगा। अब बात कर लेते हैं आरबीआई के बारे में। ठीक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, तो इसकी जो स्थापना हुई है वो 1935 में हुई। कब हुई? 1935 में। 1934 का जो रिजर्व बैंक अधिनियम आया था 1934, उसके तहत जो है 1935 में आरबीआई की स्थापना की गई है और 1 जनवरी 1949 को जो है इसका राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। और इसकी मुख्यालय की बात करें तो मुंबई में आरबीआई का मुख्यालय है, मुंबई में आरबीआई का मुख्यालय है और आरबीआई के गवर्नर आप लोगों को पता ही है, शक्तिकांत दास हैं, शक्तिकांत दास हैं। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में संसद भवन परिसर में प्रेरणा स्थल का उद्घाटन किसने किया है? हु हैज रिसेंटली इनॉग्रेटेड प्रेरणा स्थल इन द पार्लियामेंट हाउस कॉम्प्लेक्स? ऑप्शन ए है प्रेसिडेंट, ऑप्शन बी है प्राइम मिनिस्टर, ऑप्शन सी है वाइस प्रेसिडेंट, ऑप्शन डी है लोकसभा अध्यक्ष। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या है? वो है वाइस प्रेसिडेंट। यानी कि जो है जो ये संसद भवन परिसर में प्रेरणा स्थल का उद्घाटन किया, ये किसने किया? हमारे उपराष्ट्रपति ने किया। अब उपराष्ट्रपति कौन है? उपराष्ट्रपति का नाम क्या है? उपराष्ट्रपति जो है जगदीप धनखड़ हैं, जगदीप धनखड़ हैं। प्रेसिडेंट कौन है? प्रेसिडेंट हमारी माननीय द्रौपदी मुर्मू है, द्रौपदी मुर्मू है। प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू है, वाइस प्रेसिडेंट मिस्टर जगदीप धनखड़ हैं और जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो आप सभी को पता ही है, हमारे नरेंद्र मोदी जी हैं, नरेंद्र मोदी जी हैं। लेकिन लोकसभा स्पीकर का चुनाव होना अभी बाकी है, जो कि 23 या 24 जून को होगा। अभी लोकसभा स्पीकर जो है तय नहीं हुआ है कि किसको बनाया गया है। तो आप लोग इतना याद रखिएगा, जो संसद भवन परिसर में, क्योंकि प्रेरणा स्थल को जो है लेके काफी विवाद हुआ था, जिसमें विपक्षी पार्टियों ने ये मतलब आरोप लगाया था कि सत्ता दल जो है, जो हमारी
सांस्कृतिक जो स्वतंत्रता सेनानी या राष्ट्रीय महापुरुषों की जो मूर्तियां हैं उनको स्थापित कर रही है, जो कि बहुत ही गलत है। लेकिन जो है इनकी बात को ध्यान में ना रखते हुए प्रेरणा स्थल में जो है उद्घाटन समारोह का आयोजन किया गया है, जिसका जो है उद्घाटन हमारे वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़ जी ने किया। ये प्रेरणा स्थल का उद्घाटन करने का मेन उद्देश्य ये है कि जो भवन में विभिन्न स्थानों पर राष्ट्रीय महापुरुषों और स्वतंत्रता सेनाओं की मूर्तियां स्थापित की गई थी ना, इनको जो है एक ही स्थल पर सब जगह सारी मूर्तियों को इकट्ठा करके एक ही जगह पर इनको रख दिया गया, और उसका नाम क्या रख दिया गया? प्रेरणा स्थल। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि इससे क्या होगा कि जैसे प्रेरणा स्थल पर कोई जाएगा तो वो सारी मूर्तियों को जो है आसानी से एक ही जगह पर सारे व्यक्तियों के बारे में वहां देख सुन सकता है और उनके बारे में जान सकता है, क्योंकि इधर उधर जो बिखरी थी मूर्तियां उनको जो है इसने एक ही जगह पर कर दिया और उसका नाम रख दिया प्रेरणा स्थल। ओके, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में वैश्विक पवन दिवस 2024 कार्यक्रम का आयोजन किस मंत्रालय द्वारा किया गया? इंग्लिश में देख लेते हैं। रिसेंटली ग्लोबल वाइंड डे 2024 प्रोग्राम वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय व्हिच मिनिस्ट्री? ऑप्शन ए है मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, ऑप्शन बी है मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन, ऑप्शन सी है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, ऑप्शन डी है नन ऑफ द एबव, यानी कि इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि वैश्विक पवन दिवस पे जो है इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। हमारा जो राइट आंसर है वो क्या है? वो है ऑप्शन ए, यानी कि ये मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी के द्वारा जो है ये कार्यक्रम का आयोजन किया गया। अब ये जो है क्यों किया गया, इसका उद्देश्य क्या है? क्योंकि जब कोई कार्यक्रम या कोई प्रोग्राम तय किया जाता है तो उसका कोई उद्देश्य होता है। इसका उद्देश्य भारतीय पवन क्षेत्र में क्या करना है, सफलता पूर्वक जो है इसका जो है पवन ऊर्जा को प्रोत्साहित करना है और पवन ऊर्जा को भारत के भविष्य में सशक्त बनाना है। यानी कि जिस तरीके से आप लोगों ने देखा होगा कि बिजली की मांग बढ़ रही है, जिस तरह बिजली की मांग बढ़ रही है उसमें जो है हम बिजली की मांग को पूरा करने के लिए सिर्फ किसी एक ऊर्जा पर जो है स्टेबल नहीं रह सकते हैं कि उसी पे हमारी डिपेंडेंसी हो और उसी के थ्रू जो है हम बिजली उत्पादन कर सकें। इसलिए हमें जो है विभिन्न रिसोर्सेज का प्रयोग करना पड़ेगा। तो देखा जाए तो पवन ऊर्जा बहुत अच्छी मतलब इससे कोई पोल्यूशन नहीं है और ये रिन्यूएबल एनर्जी है। तो इस तरीके से जो है इसकी सफलता पूर्वक जो है इस ऊर्जा को सुरक्षित करने और इसको मजबूत बनाने के लिए प्रोत्साहन करने के लिए जो है इसका कार्यक्रम का आयोजन किया गया। अब बात करते हैं जो दुनिया में चौथा सबसे बड़ा देश है जो वैश्विक पवन के थ्रू जो है बिजली उत्पादित करता है, अपना भारत चौथे नंबर पर है। ठीक है, 2030 तक जो है ये गैर जीवाश्म ईंधन आधारित ऊर्जा को क्या करेगा, 50% बढ़ा देगा। और भारत का लक्ष्य है कि 2070 तक क्या करेगा, ये शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य प्राप्त करने का टारगेट रखा है। यानी कि जीरो कार्बन उत्सर्जन, शून्य कार्बन उत्सर्जन का जो टारगेट है वो कब है, ये 2070 तक है। जबकि अभी जो एक रिपोर्ट आई थी जिसमें कहा गया था कि नाइट्रस ऑक्साइड जो है उत्सर्जन में अपना जो भारत है वो सेकंड नंबर पर है। यानी सबसे ज्यादा जो है नाइट्रस ऑक्साइड जो है उत्सर्जित करता है वो है चीन और सेकंड नंबर पर अपना इंडिया है, जो कि काफी जो है दुखद घटना थी कि भाई नाइट्रस ऑक्साइड जो है वो ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ाती है। लेकिन जो अब ये वैश्विक पवन दिवस कार्यक्रम मनाए गए, इसमें यही बात कही गई कि किस तरीके से जो है हम इसको बढ़ावा दें और शून्य कार्बन उत्सर्जन का जो 2070 का टारगेट है उसको हम कंप्लीट करें। तो इस तरीके से जो है ये किया गया है। रही बात 2023-24 में, अगर देश में सभी राज्यों की बात करें तो इसमें जो है पवन के थ्रू जो बिजली उत्पादित करने में गुजरात नंबर 1 पे रहा। गुजरात राज्य जो है नंबर 1 पे रहा। सेकंड पे कर्नाटक रहा और थर्ड पे कौन रहा, तमिलनाडु रहा थर्ड पे। तो आप लोग ये भी याद रखिएगा कि अगर आ जाए कि वैश्विक पवन जो है ऊर्जा
उत्पादित करने में भारत के राज्य में पहला स्थान किस राज्य का है? तो आप लोग बिल्कुल भी मत भूलिएगा, जैसे भी क्वेश्चन आए, किसी भी तरीके से घुमा के क्वेश्चन आए, आपका क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। तो आप क्या कहेंगे? गुजरात फर्स्ट पे है, कर्नाटका सेकंड पे है और तमिलनाडु थर्ड पे है। इतना आ गया समझ में? आप लोगों को अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करते चलिएगा, क्योंकि आप लोग जितना लाइक शेयर करेंगे हमारा उतना ही मोटिवेशन बढ़ता चलेगा। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में घुड़सवारी में 3 स्टार ग्रैंड प्रिक्स प्रतियोगिता जीतने वाली पहली भारतीय कौन बनी है? यानी अगर कोई चीज पहली है तो हमने हमेशा बोला है कि बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आने के। इंग्लिश में देख लेते हैं। हु हैज रिसेंटली बिकम द फर्स्ट इंडियन टू विन द 3 स्टार ग्रैंड प्रिक्स कंपटीशन इन हॉर्स राइडिंग? ऑप्शन ए है श्रुति ओरा, ऑप्शन बी है कल्याणी पोटेकर, ऑप्शन सी है रोशनी शर्मा, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या है? वो है ऑप्शन ए, श्रुति वोरा जो है ये पहली भारतीय जो बन गई हैं घुड़सवारी में 3 स्टार ग्रैंड प्रिक्स पाने वाली। आप लोग इनकी फोटो देख लीजिए, कितनी जो है ये पहली जो है ये महिला बन गई है, पहली भारतीय प्लेयर बन गई है जिन्होंने 3D स्टार में जो है ये प्रतियोगिता जीती है। बहुत ही जो है गर्व की बात है। ये मात्र ये कोलकाता की रहने वाली हैं, पश्चिम बंगाल के, कहाँ की? कोलकाता की रहने वाली हैं, जो 53 ईयर्स ओल्ड है। ठीक है, 53 साल की हैं। और इन्होंने जो है इस इवेंट में घोड़े में मैग्नीशियम में 67.761 जो है स्कोर प्राप्त किया। और ये 2022 में ड्रेसेस वर्ल्ड चैंपियन और 2010 और 14 में एशियाई खेलों का भारत का प्रतिनिधित्व कर चुकी हैं। लेकिन ये जो है काफी प्राउड की बात है कि इन्होंने 3 स्टार ग्रैंड प्रिक्स में जो है जीतने वाली पहली भारतीय बन गई हैं। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में कंचनजंगा एक्सप्रेस ट्रेन हादसा किस राज्य में हुआ? इन विच स्टेट डिड द कंचनजंगा एक्सप्रेस ट्रेन एक्सीडेंट अक्योर रिसेंटली? ऑप्शन ए है तमिलनाडु, ऑप्शन बी है ओडिशा, ऑप्शन सी है वेस्ट बंगाल, ऑप्शन डी है नन ऑफ द एबव। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या है? वो है ऑप्शन सी, यानी कि वेस्ट बंगाल। देखा होगा कि कल की घटना है, कल सोमवार को जो इस तरीके का जो है पश्चिम बंगाल में एक कंचनजंगा एक्सप्रेस ट्रेन जो है ये मालगाड़ी से टकरा जाती है, जिसकी वजह से जो है बहुत सारे लोगों की 15 यात्री तो उसी टाइम मर जाते हैं और कम से कम 60 से 70 यात्री जो है घायल हो जाते हैं। हादसे की मरने वाली संख्या जो है बढ़ ही रही है, क्योंकि बहुत ज्यादा लोग इसमें जो है घातक रूप से घायल हुए हैं। ये जो है न्यू जलपाईगुड़ी स्टेशन से लगभग 30 किलोमीटर दूर रंगापानी स्टेशन के पास जो है ये पीछे से एक मालगाड़ी के टक्कर मारने से जो है इसके जो है कंचनजंगा एक्सप्रेस ट्रेन के 3 डिब्बे जो है पटरी से उतर जाते हैं। इस तरीके से जो है ये दुखद घटना हुई है, काफी दुखद है। और हमारे जो है केंद्रीय रेल मंत्री कौन है? अश्विनी वैष्णव, वहां पर वो जाके पहुंचते हैं। इन्होंने कहा है कि परिजनों को 10 लाख रुपए, जो मरने वाले हैं, जो इसमें मर गए हैं, उनको जो है राहत के रूप में 10 लाख रुपए मिलेगा। और जो घायल हैं गंभीर रूप से उनको 2.5 यानी 2.5 लाख रुपए, और जो मामूली घायल हैं उनको 50,000 रुपए की राहत राशि प्रदान की जाएगी। ठीक है, इतना आप लोग याद रखें। बहुत ही दुखद घटना हुई है ये। तो इस तरीके से जो है आज के हमारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन क्विज थी। आई होप आप लोगों को काफी हेल्पफुल लगेगी और आप लोग इसी तरीके से हमारे साथ जुड़े रहिए और हम लाएंगे आपके पास डेली का जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है वो क्वेश्चन क्विज। और आई होप आप लोग जो है चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में न्यू एनर्जी के साथ। थैंक यू।